हेलो एवरीवन। सो आई होप यू आर लाइकिंग द जेई मेन वन शॉट वीडियो जो हम लोग आपके लिए लेके आए हैं रिसेंटली। आई होप इससे आपकी जेई मेन की प्रिपरेशन में काफ़ी अच्छी हेल्प हो रही है आपको। तो अब मन करता होगा ना कि वन शॉट से हमारा रिवीजन तो हो रहा है, कॉन्सेप्ट तो हमारे ज़्यादा क्लियर हो रहे हैं या अच्छे से रिवाइज हो जा रहे हैं, लेकिन साथ साथ उनकी कुछ टेस्टिंग भी हो जाए, कुछ मॉक टेस्ट भी मिल जाए। तो हम आपके लिए वो भी लेके आए हैं एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा जहाँ पे आप हमारे मॉक टेस्ट सीरीज जो जेई मेन एंड जेई एडवांस दोनों के लिए है, उसके लिए आप फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्टर कर सकते हैं। उस लिंक पे जाके आप रजिस्टर करें। जैसे ही आप रजिस्टर करोगे आपको हमारे ऑनलाइन पोर्टल की डिटेल्स और उसका एक लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड मिल जाएगा। जो इंप्रूवमेंट के एरियाज लग रहे हैं वो उसका 360 डिग्री एनालिसिस जो आपको मिलेगा उससे जज करके उनको इम्प्रूव कर लीजिए। ऑल द बेस्ट। हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम अमीन्स चैप्टर जो कि जेई मेंस के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। बहुत सिंपल तरीके के कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत सिंपल तरीके की रिएक्शंस हैं, लेकिन अगर आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखेंगे इस चैप्टर से जेई मेन में, इट कम्स ऑन टॉप ऑफ प्रायोरिटी लिस्ट। सो वी विल बी डूइंग दिस चैप्टर एंड वी विल आल्सो बी डूइंग सम क्वेश्चंस जो कि रिसेंटली 2020 एंड 2021 में जेई मेंस में आए हैं। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल शुरू में हम स्ट्रक्चर और क्लासिफिकेशन ऑफ अमीन्स की बात कर लेते हैं। तो अगर आप अमीन्स के स्ट्रक्चर को देखेंगे तो हमारे पास स्ट्रक्चर तीन तरीके के अमीन्स रहेंगे। किस तरीके के? 1 डिग्री जिसको आप प्राइमरी अमीन बोल सकते हो, 2 डिग्री जिसे आप सेकेंडरी अमीन बोल सकते हो, और 3 डिग्री जिसे आप टर्शरी अमीन बोल सकते हो। तो ये तीनों अमीन्स हमारे पास हैं। अब यहाँ पर जो डिग्री का कॉन्सेप्ट है वो आज से पहले आपने किन किन चीजों की डिग्री निकालनी सीखी है उस पर डिपेंड करता है किस तरीके से कंपैरिजन करना है। जैसे कार्बन की डिग्री है, तो कार्बन की डिग्री किस पे डिपेंड करती है कि कार्बन दूसरे कितने कार्बन मॉलिक्यूल से, कितने कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है। लेकिन हैलोजन या अल्कोहल की डिग्री है, वो किस पे डिपेंड करती है? वो इस पे डिपेंड करती है कि वो कौन से डिग्री के कार्बन से जुड़े हुए हैं। अमीन्स के केस में डिग्री डिसाइड करने के लिए आपको यह देखना है कि नाइट्रोजन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो अगर नाइट्रोजन सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो हम बोलेंगे ये 1 डिग्री हो गया। अगर नाइट्रोजन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो वो 2 डिग्री हो गया। और अगर नाइट्रोजन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो उस टाइम पे वो 3 डिग्री हो गया या फिर टर्शरी। तो बेसिकली ये हमारे पास प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमीन्स होते हैं। बिल्कुल सिंपल क्लासिफिकेशन का तरीका है। और अगर एक और तरीके से अगर आप देखना चाहें तो एल्काइल वर्सेस एराइल भी देख ही सकते हैं। तो एल्काइल में क्या होगा कि आपके पास जो आर ग्रुप लगा हुआ है वो एक सिंपल हाइड्रोकार्बन की चेन है, एल्काइल चेन है, और उसे हम RNH2 टाइप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एराइल में आप देखेंगे कि आपके पास बेंजीन रिंग बनी हुई है। तो बेंजीन रिंग में अगर NH2 लगाया जाए तो वो हम एराइल अमीन्स बोलेंगे। तो एलिफेटिक अमीन्स भी हैं हमारे पास और अराइल अमीन्स भी हैं। तो इस तरीके से आप अमीन्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। स्ट्रक्चर के लिए अगर देखना चाहें तो स्ट्रक्चर में सबसे सिंपल सी चीज जो आपको समझनी है वो ये है कि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड्स बना रहा है और एक लोन पेयर को अपने पास रखे हुए। ऐसा करने पे ये अरेंजमेंट कहने को टेट्राहेड्रल है, लेकिन अगर वैसे आप इसका नाम देखेंगे, ज्योमेट्री का नाम, तो दैट वुड बी पिरामिडल ज्योमेट्री। तो ये ज्योमेट्री हमारे पास पिरामिडल है क्योंकि लोन पेयर की वजह से थोड़ा सा रिपल्शन है। तो अमोनिया में अगर आप याद करें तो ये एंगल 109 से थोड़ा कम होके दिस गोज टिल 107 डिग्री। और इन जनरल अगर अमीन्स में आप देखेंगे तो ये एंगल 107 से थोड़ा सा ज्यादा होगा क्योंकि ऑब्वियसली यू आर यूजिंग एल्काइल चेन इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन ग्रुप। लेकिन 109 से थोड़ा सा कम ही रहता है बिकॉज लोन पेयर कॉजेज डिसेंट रिपल्शन ऑल्सो। तो ये चीज हम ध्यान में रख सकते हैं। पिरामिडल इसकी शेप रहेगी एंड जैसे जैसे आप आर ग्रुप की लेंथ बढ़ाते रहेंगे ऑब्वियसली जो बॉन्ड एंगल है वो भी थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होता रहेगा उसी तरीके से। उसके बाद हम एक बात कर लेते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर की। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अभी हमने कुछ ऐसे इंट्रोडक्शन वगैरह या कुछ जो एनसीईआरटी में कंपाउंड्स दिए हैं स्टार्टिंग में उनके बारे में जिक्र नहीं किया है। वो इसलिए नहीं किया क्योंकि वहां पे जैसे अगर आप एनसीईआरटी के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं कि अगर हम एड्रेनलिन और एफेड्रीन को कंसिडर करें तो यहाँ पर दोनों में अमीन ग्रुप प्रेजेंट है, बिल्कुल प्रेजेंट है। इनफैक्ट अल्कोहल ग्रुप भी प्रेजेंट है, फिनॉल भी प्रेजेंट है।
लेकिन जो अमीन ग्रुप है वो कौन से डिग्री का है, तो पहले मैं डिग्री की बात करना चाह रहा था इसलिए मैंने उसको कंसिडर नहीं किया, तो यहाँ पे 2 डिग्री है। सिमिलरली अगर आप एफेड्रीन में देखेंगे वहां पर भी 2 डिग्री, तो 2 डिग्री अमीन दोनों में प्रेजेंट रहता है। नोवेकेन जो कि एक सिंथेटिक अमीनो कंपाउंड है, एनेस्थीसिया के तौर पे यूज किया जाता है इसको, तो देखिए आप दैट इज टर्शरी अमीन, तो वहां पर हम टर्शरी अमीन उसे बोल सकते हैं। और बेनेड्रिल काफी फेमस एंटीहिस्टामिन ड्रग है, आपने कफ सिरप के तौर पे तो इसको यूज किया भी होगा शायद, और यूज सुना तो जरूर होगा इसका। तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे सो देयर इज टर्शरी अमाइन ग्रुप विच इज प्रेजेंट। और ऑफ कोर्स इसका नाम भी आप एक बार IUPAC नॉमेनक्लेचर इसका समझ जाएंगे तो आप इसका नाम भी समझ सकते हैं। और क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट्स को हम बिल्कुल सर्फेक्टेंट्स की तरह यूज करते हैं केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में, ये पार्ट भी आपने जरूर पढ़ा होगा। जैसे कि अगर यहाँ एग्जांपल देखें तो सेटाइल ट्राइमिथाइल, सेटाइल किसको बोला जाता है जब हमारे पास 16 कार्बन की चेन हो, तो सेटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड दैट कैन बी यूज्ड एज अ डिटर्जेंट आल्सो। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है कि कैटायनिक डिटर्जेंट जो होते हैं वो क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट्स होते हैं, एसीटेट क्लोराइड या ब्रोमाइड के विद अमीन्स, तो ये चीज भी आप याद रख सकते हैं। सो दिस these compounds have been specifically mentioned in NCERT। एंड अगर आप पैटर्न देखेंगे, जो कंपाउंड चाहे उसका स्ट्रक्चर ना दिया हो लेकिन अगर उस कंपाउंड के बारे में एनसीईआरटी में कहीं भी मेंशन किया गया है तो वो जेई मेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसको हमें जरूर कंसीडर करके चलना चाहिए। IUPAC पे अगर आए तो इनकी नंबरिंग करना कोई बहुत मुश्किल टास्क नहीं है। नंबरिंग के लिए इनका जो नंबरिंग एंड नेमिंग करना बहुत सिंपल सा टास्क है। उसको उसके लिए बस आपको क्या चीज ध्यान रखनी है कि आपको इन्हें एल्काइल अमीन की तरह एंड करना होता है। सो दिस नेम इज लाइक एल्काइल अमीन। तो अगर मेरे पास सपोज कीजिए इथेन है और उस पर NH2 लगा दिया, सो दैट वुड बी लाइक इथेन अमीन, तो वहां पे मैं इसे इथेन अमीन बोलूंगा। प्रोपेन पे लगा दूंगा तो प्रोपेन अमीन बोलूंगा। इस तरीके से इनकी जनरल नेमिंग रहती है। ऑफ कोर्स अगर आप टर्शरी सेकेंडरी इन सब अमीन से डील करेंगे तो आपको एक तो मेन चेन सेलेक्ट करनी है जो कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होनी चाहिए जो अमीन को कंटेन कर रही है। बाकी चीजों को आप सब्सटीट्यूएंट की तरह ट्रीट कर सकते हैं, ऐसे सब्सटीट्यूएंट जो नाइट्रोजन पे लगे हुए हैं। तो ऐसे सब्सटीट्यूएंट के लिए यू कैन कॉल की एन 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 डाई इथाइल। तो अगर इसे हम देखें तो एन एन डाई इथाइल ब्यूटेन अमीन, ऐसा हम इसको नाम दे सकते हैं, एन एन डाई इथाइल ब्यूटेन अमीन, तो ये इसको नाम दिया जा सकता है। सिमिलरली यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास 3 कार्बन की चेन है यानी प्रोपेन, इसको कंसिडर किया जा सकता है। नंबरिंग प्लीज ध्यान रखिए, नंबरिंग नाइट्रोजन की साइड से पहले होगी। तो अगर आप ईन बना भी रहे हैं तो नाम इसका जब रखेंगे तो ये अनडाउटेडली prop to एन, और लास्ट में एन नहीं सॉरी prop to इन amine, और yes so this would be considered as prop to इन amine। तो ये हम इसका नाम कंसिडर कर सकते हैं। नीचे जो कंपाउंड दिया गया है वहां पर क्या है, उसको अगर आप वैसे देखेंगे तो एक फीलिंग आ रही है कि 6 मेंबर की कार्बन चेन है और उस पर 2 अमीन ग्रुप्स लगे हुए हैं, तो उसको वैसे तो अगर आप बोलना चाहें तो हेक्सा मिथाइलिन डाइअमीन भी बोल सकते हैं, हेक्सा मिथाइलिन डाइअमीन, ये इसका एक नाम डेफिनेटली हम बोल सकते हैं जो कि कॉमन नेम रहेगा। लेकिन अगर हम IUPAC नेम की बात करें तो उस टाइम पे हम इसे हेक्सेन 16 डाइअमीन लिखेंगे, हेक्सेन 16 डाइअमीन। तो ये इसके लिए हम नाम यूज करेंगे IUPAC परस्पेक्टिव में। इस कंपाउंड का नाम आपको याद होना चाहिए बेटा, दिस इज ऑर्थोटोलुइडीन। सो दिस कंपाउंड वी हैव इज ऑर्थोटोलुइडीन। और वैसे अगर NH2 बेंजीन रिंग पे लगा है तो ऑफ कोर्स यू कैन कॉल इट एनिलीन। तो एनिलीन के रिस्पेक्ट में दिस इज लाइक द सेकंड कार्बन, सो दिस कैन आल्सो बी कॉल्ड 2 मिथाइल एनिलीन, ये नाम भी इसको दिया जा सकता है। यहां अगर आप देखेंगे तो इट इज 4 ब्रोमो एनिलीन।
तो ये नाम भी इसे दिया जा सकता है, 4-ब्रोमो एनिलीन। और इस कंपाउंड को अगर देखेंगे तो यहाँ पे 2 मिथाइल हमने अटैच कर दिए हैं एनिलीन पे, ऐसी फीलिंग आ रही है, तो उस टाइम पे वी कैन कॉल इट एन डाई मिथाइल बेंजीन एमाइन। तो इट इज कॉल्ड एट दिस पॉइंट इट इज कॉल्ड एन डाई मिथाइल। बिल्कुल सही बात है, एन डाई मिथाइल, एंड ऑफ कोर्स इट इज बेंजीन अमीन। और वैसे ही अगर इसमें आप एनिलीन को भी यूज करना चाहें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एन डाई मिथाइल एनिलीन भी आप बोल सकते हैं, वो भी नाम इसके लिए सही रहेगा। तो बेंजीन अमीन भी यूज हो जाता है एनिलीन के लिए। अगर बिल्कुल यही क्वेश्चन आ जाए कि बिल्कुल एनिलीन का ही क्या सही नाम होना चाहिए, एनिलीन के लिए हमें पूछा जाए कि एनिलीन का एग्जैक्ट नाम क्या होना चाहिए, क्योंकि एनिलीन तो एक ऐसा नाम है जो कि वैसे हमने IUPAC ने एक्सेप्ट कर लिया है बिकॉज ऑफ इट्स कन्वेंशन। तो यहां अगर आप देखें तो यू कैन कॉल इट बेंजीन अमीन, तो उस नाम को आप कंसिडर कर सकते हैं। और कुछ कुछ मेथड्स रहेंगे प्रिपेयर करने के कि किस तरीके से हम अमीन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो क्विकली उन मेथड्स को अगर हम देखें तो हमारे पास पहला मेथड दिया गया है रिडक्शन विद नाइट्रो कंपाउंड्स। तो अगर आपके पास सपोज कीजिए RNO2 जैसी स्पीशीज है और आप उसमें किस किस तरीके से रिडक्शन कर रहे हैं, रिडक्शन का तरीका है आपके पास, यू हैव से यू आर डूइंग कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन यूजिंग से H2 निकल और H2PD और H2PT, ये डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हैं। या फिर आप टिन के साथ HCl को यूज कर सकते हैं, या फिर आप आयरन के साथ HCl को यूज कर सकते हैं। सो ऑल दीज रिडक्शंस कैन कन्वर्ट द नाइट्रो कंपाउंड इनटू अमीन। सो RNH2 यहां से बन जाएगा। तो ये चीज हम बिल्कुल कंसिडर कर सकते हैं कि किस तरीके से नाइट्रोजन कंटेनिंग नाइट्रो कंपाउंड को हम नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिकली दूसरा जो कंपाउंड है अमीन, उसमें हम कन्वर्ट कर रहे हैं। रिडक्शन का एक तरीका हो गया। और एक फैक्ट की तरह याद रखने वाली बात क्या रहेगी कि अगर आप चाहते हैं कि बेस्ट तरीका आपको पता हो, तो वो बेस्ट तरीका क्या है, वो बेस्ट तरीका है आयरन स्क्रैप और HCl की रिएक्शन कराना, ये वाली रिएक्शन कराना। क्यों? क्योंकि इससे FeCl2 बना, वो हाइड्रोलाइज होके फिर से HCl प्रोवाइड कर देगा और वही HCl फिर से रिएक्शन में यूज आ जाएगा। यानी कि जो अमाउंट ऑफ HCl आपको चाहिए इस रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए वो काफी कम चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस चीज को कंसिडर कर सकते हैं कि जो प्रेफर्ड तरीका है वो आयरन स्क्रैप और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को यूज करना। सो दैट इज द बेस्ट मेथड फॉर प्रिपेयरिंग अमीन फ्रॉम नाइट्रो कंपाउंड्स। दूसरा अगर हम देखें तो अमोनोलाइसिस डेफिनेटली एक तरीका है। अमोनोलाइसिस का मतलब क्या हो जाएगा कि अगर हमारे पास सपोज करो RX है, इफ वी हैव RX, हमारे पास एल्काइल हैलाइड है और उस पे आप रिएक्शन कराते हैं अमोनिया की। तो अगर हमने अमोनिया की रिएक्शन यहाँ पे कराई और कंडीशन भी किस तरीके से दी है कि एक सील्ड ट्यूब में 373 केल्विन लगभग 100 डिग्री सेल्सियस पे हमने ये रिएक्शन कराई, तो उससे यू विल ऑब्जर्व कि दिस थिंग बीइंग अ न्यूक्लियोफाइल, दिस थिंग बीइंग एन इलेक्ट्रोफाइल विद डेल्टा पॉजिटिव, तो रिएक्शन होगी और रिएक्शन होने के बाद RNH2 बनेगा और एक हाइड्रोजन और HX, ऐसा हम बोल सकते हैं कि HX यहां से लूज हो जाएगा। तो अब अगर आप देखो तो हमने प्राइमरी अमीन इस स्टेज पे ऑब्टेन कर लिए। इंटरेस्टिंग चीज लेकिन ये है कि सपोज इस रिएक्शन के बाद आपके पास RX अभी बचा हुआ है। अगर RX बचा है तो अमोनिया और प्राइमरी अमीन में से बेटर न्यूक्लियोफाइल प्राइमरी अमीन रहेगा, विच मीन्स कि अब जो आगे रिएक्शन होने वाली है वो आगे रिएक्शन होगी RNH2। तो ये RNH2 इस बार अटैक करेगा और हमें यहां पर 2 एल्काइल ग्रुप्स मिल जाएंगे और एक HX फिर से बन जाएगा। यानी कि प्राइमरी अमीन ने रिएक्शन करके सेकेंडरी अमीन प्रोड्यूस कर दिया। ऐसी ही चीज आप देख सकते हैं कि अब जो ये सेकेंडरी अमीन है दिस इज इवन बेटर न्यूक्लियोफाइल, तो ये सेकेंडरी अमीन RX पे रिएक्शन करेगा
अगर इस सेकेंडरी अमीन ने RX पे रिएक्शन किया तो हमें क्या ऑब्टेन होने वाला है, हमें ऑब्टेन होने वाला है यहाँ पर एक टर्शरी अमीन। एंड बात अब रुकने वाली नहीं है, एक बार फ्लो समझ आ गया तो बस लगे रहेंगे। और इसके बाद प्रेपरेशन, या इसके बाद मैं क्या बोल सकता हूँ कि अगर ये फर्दर अटैक कर दे, अगर यही चीज RX पे फर्दर अटैक कर दे तो आप क्या ऑब्टेन कर सकते हैं इस केस में, यू कैन गेट अ क्वाटर्नरी अमीन ऑल्सो। तो बेसिकली हमारे पास एक क्वाटर्नरी अमीन तक का मिक्सचर बन गया। अगर आप ढंग से समझेंगे तो आपके पास प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्शरी, क्वाटर्नरी सब बन गया अमोनियोलाइसिस करके। अब दिक्कत ये है कि मिक्सचर को आप सपोज कीजिए सिर्फ प्राइमरी अमीन बनाना चाहते थे, आपको मिक्सचर मिल गया, उसको सेपरेट करना एक खुद में टास्क हो जाएगा। उसको जो करने का तरीका है वो ये है कि आप शुरू में ही किसे एक्सेस में रखें, आप शुरू में ही अमोनिया को एक्सेस में रखें। अगर हमने अमोनिया को एक्सेस में रखा तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि हर RX को सिर्फ अमोनिया से ही रिएक्शन करना होगा। या ऐसा समझिए कि जैसे ही कुछ RX थे, उन्होंने पहली बार जैसे ही रिएक्शन की और इतने में देखेंगे कि प्राइमरी अमीन का फॉर्मेशन हो गया, RX खत्म हो गए, अमोनिया बच गए। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि हमें अमोनिया एक्सेस में दे दिया जाए तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा, हमें प्राइमरी अमीन मिलेगा। अगर हमें RX एक्सेस में दे दिया, हमारे पास सपोज कीजिए अमोनिया खत्म हो गया, RX एक्सेस में बचा हुआ है, तो प्राइमरी अमीन RX पे अटैक कर देगा, सेकेंडरी बना देगा, सेकेंडरी टर्शरी बना देगा, टर्शरी क्वाटर्नरी बना देगा। तो ये भी क्वेश्चन काफी फेमस रहता है कि आपको किस तरीके से चीजें मिलेंगी डिपेंडिंग अपॉन क्या प्रोपोर्शन आपने लिया है। तो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलता है ऑफ कोर्स 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री तक बातें चली जाती हैं। और अगर आपको प्राइमरी अमीन ऑब्टेन करना है तो उस टाइम पे आपको क्या ध्यान में रखना होगा कि आप अमोनिया को एक्सेस में लें। और फ्री अमीन अगर आप ऑब्टेन करना चाहते हैं, यानी जो अमोनियम सॉल्ट बना है उससे अगर आप फ्री अमीन ऑब्टेन करना चाहते हैं, प्लीज रिमेंबर द कंडीशन मस्ट बी बेसिक। तो अगर आप उस सॉल्ट की रिएक्शन बेस से करा देंगे, NaOH से, KOH से करा देंगे, तो आपको अमीन प्लस वाटर प्लस सोडियम सॉल्ट मिल जाएगा, यानी कि वापस अमीन की रिकवरी हो जाएगी। ठीक है। और एक चीज ध्यान में रखिए कि रिएक्टिविटी अगर आपसे पूछी जाए, SN2 रिएक्शन जैसी फीलिंग है तो RI पे अटैक करना सबसे आसान है, फिर RBr की बारी आएगी, फिर RCl की बारी आएगी। फ्लोराइड को इस तरीके से अटैक करके हटाना दैट इज नॉट वेरी फिजिबल। तो रिएक्टिविटी की अगर बात की जाए तो ये ऑर्डर हमें ध्यान रखना है। रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल की बात कर लेते हैं। रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल का मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास RCN पहले से है तो RCN को भी ऑफ कोर्स आप RCH2NH2 में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब RCN को अगर आपने RCH2NH2 में कन्वर्ट किया तो उससे क्या होने वाला है, उससे आपके पास जो रिएजेंट्स हमें याद रखने चाहिए, तो वो रिएजेंट्स कौन कौन से आएंगे, वो रिएजेंट्स आएंगे LiLH4। आप LiLH4 यूज कर सकते हैं, या अगर आप चाहें तो आप सोडियम अमलगम इन इथेनॉल यूज कर सकते हैं। और अगर देखें तो हम NiH2 बेसिकली जो तरीका है H2Ni या निकल के साथ यूज करने का हाइड्रोजन को, ये भी यूज कर सकते हैं। ऑल दीज आर प्रेफर्ड मेथड्स फॉर कन्वर्जन ऑफ नाइट्राइल और साइनाइड ग्रुप इनटू अमीन्स। ये सारी चीजें भी हम डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। रिडक्शन ऑफ अमाइड की अगर बात करें कि अगर हमें अमाइड दिया गया है तो उसको हम किस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं, तो जो सबसे ऑब्वियस तरीका है, सबसे जो ऑब्वियस तरीका है, सबसे जो एक्सेप्टेड तरीका है, अमाइड मतलब क्या हो गया, RCONH2 जैसी कुछ चीज, वो है LiLH4 जो कि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, उसे यूज करना। तो ये चीज अगर हम ध्यान में रखेंगे, सो दिस रिएक्शन कैन बी कैरिड आउट। हाउएवर वन ऑफ द मोस्ट favorite methods which is asked in competitive exams is Gabriel thalamide synthesis. One of the most important. You can definitely try to build the concept around this method, क्योंकि सबसे ज्यादा एग्जाम में इसी पे ही क्वेश्चन आते हैं प्रिपरेशन के रिगार्डिंग। और इसमें क्या हो रहा है, बेसिकली हमारे पास पहले थैलेमाइड है। थैलेमाइड का मतलब क्या हो गया कि हमारे पास एक थैलिक एसिड से बना हुआ एमाइड है,
उसकी रिएक्शन आपने किससे कराई? उसकी रिएक्शन आपने KOH से कराई, जिसकी वजह से एक H+ हमने हटा दिया। अब ये जब H+ हमने हटाया, तो ये जब H+ हमने हटाया तो बेसिकली यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया, और इसे अगर आप RX के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये नेगेटिव चार्ज एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करके X को लिविंग ग्रुप की तरह हटा देगा और खुद में R को जोड़ लेगा, जिससे कि हमारे पास ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो बेसिकली हमारे पास ये स्ट्रक्चर आ गया है। यहां तक हमारे पास चीजें बन गई। अब अगर इसे आप आगे ध्यान में रखें, सॉरी यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन होना चाहिए था, वो हाइड्रोजन हट गया है। अब इसे अगर आप ध्यान में रखें और अब हाइड्रोलिसिस कर दें। अब देखिए, हाइड्रोलिसिस करना बहुत सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाइड्रोलिसिस करेंगे, ऑफ कोर्स कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड के साथ OH जाएगा, नाइट्रोजन के साथ H जाएगा, RNH2 बन जाएगा। लेकिन जेई मेन में ही इसी साल ये क्वेश्चन आया था 2021 में कि वो हाइड्रोलिसिस कैसा होना चाहिए। सो वो हाइड्रोलिसिस होना चाहिए एल्कलाइन। आप एसिडिक मीडियम में कर देंगे तो आपको अमीन जो है वो एसिडिक से आगे रिएक्शन करता हुआ दिखेगा। तो आपको एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस को ध्यान देना है, यानी आप NaOH यूज कीजिए, ताकि यहां पर आपको वापस थैलिक एसिड या फिर उसका सॉल्ट मिल जाए। टेक्निकली इट शुड बी सॉल्ट, क्योंकि आपने बेसिक मीडियम यूज किया है। लेकिन जो मोर इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए वो क्या है कि हमें RNH2 ऑब्टेन हो जाए हाइड्रोलिसिस करने से एल्कलाइन मीडियम में। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है समझने के लिए वो ये कि एरोमेटिक अमीन को हम इस तरीके से नहीं बना सकते, क्योंकि RX की जो रिएक्शन है वही हमें बताएगी कि कौन सा अमीन बन सकता है, कौन सा नहीं बन सकता। इवेंचुअली तो RX ही डिसाइड करेगा कि क्या RNH2 बनने वाला है। अब आपको पता ही होगा कि एरोमेटिक अमीन्स या उसको बनाने के लिए आप एराइल हैलाइड यूज करना चाहोगे। एराइल हैलाइड SN2 रिएक्शन नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उनमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है ड्यू टू रेजोनेंस। वो बॉन्ड ही ब्रेक नहीं हो पाता। जब वो बॉन्ड ही ब्रेक नहीं हो रहा, सो वी कैन नॉट ऑब्टेन द एरोमेटिक अमीन्स यूजिंग दिस रिएक्शन। तो ये भी काफी बार पूछा जाता है कि गैब्रियल थैलेमाइड से कौन सी चीज बन गई, कौन सी चीज नहीं बनी। तो उस चीज का भी हम ध्यान रख सकते हैं। हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट मेथड। इसमें अगर आप देखें तो आपके पास अमाइड है, अमाइड से हमने अमीन में कन्वर्ट करना सीखा है डायरेक्ट, क्या यूज करके? LiLH4 यूज करके। बट दिस इज मोर लाइक स्टेप डाउन रिएक्शन। आपको ऐसा लग रहा है कि बीच में जो CO ग्रुप है वो गायब ही हो गया। कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि वो CO ग्रुप किस फॉर्म में गायब हुआ है। तो अगर आप देखेंगे तो वो CO ग्रुप गया है कार्बोनेट फॉर्म में वापस। तो कार्बोनेट फॉर्म में वो CO ग्रुप यहाँ से गायब हो गया है, हमें RNH2 मिल रहा है। एंड दिस क्वेश्चन और दिस इक्वेशन इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू इट्स स्टोइकियोमेट्री ऑल्सो। आप प्लीज ये ध्यान रखिए कि यहाँ पे Br2 और NaOH के कितने कितने मोल्स यूज हो रहे हैं। आपके पास Br2 का 1 मोल यूज हो रहा है और NaOH के 4 मोल यूज हो रहे हैं, जिससे कि आगे Na2CO3 और 2 NaBr हमारे पास ऑब्टेन हो रहे हैं। एंड यस, दिस रिएक्शन इज अ स्टेप डाउन रिएक्शन, क्योंकि आपने कार्बन एक कम कर दिया है हेमाइड से अमीन बनाने में। LiLH4 के साथ अगर आप रिएक्शन कराते, अगर यहाँ पे आप LiAlH4 यूज करते वर्सेस आपने यहाँ पे Br2NaOH यूज किया है, दिस वाज नॉट स्टेप डाउन, राइट? यहाँ पे कोई स्टेप डाउन वाली बात नहीं थी, बट दिस इज इंडीड स्टेप डाउन रिएक्शन। यहाँ पर एक कार्बन कम हुआ है अनडाउटेडली। तो ये चीज, तो ये हमारे पास जो भी तरीके हैं अमीन को प्रिपेयर करने के, इनको आप याद रख सकते हैं। एक फेमस क्वेश्चन जो भी बनते हैं वो भी मैंने आपको बताया है कि प्राइमरी अमीन के लिए आप अमोनिया एक्सेस में रखिए, अगर RX एक्सेस में होगा तो उस टाइम पे क्वाटरनरी अमीन बनने के या क्वाटरनरी सॉल्ट बनने के चांसेस हैं। बाकी चीज गैब्रियल में एरोमेटिक नहीं बन सकता, ये ध्यान रखना है। और हॉफमैन डिग्रेडेशन नाम से ही समझ आ रहा है, डिग्रेड होने का मतलब क्या है कि रिएक्शन स्टेप डाउन है। ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। अच्छा, कुछ चीजें हम फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन्स की अगर बात करें तो सबसे जो मेन आई थिंक आइडिया है फिजिकल प्रॉपर्टी का, वो
कौन सी प्रॉपर्टी की हमें बात करनी है? दैट प्रॉपर्टी इज बेसिसिटी या फिर बेसिक स्ट्रेंथ। तो बेसिक स्ट्रेंथ में हम दो चीजें कंसीडर करते हैं। सबसे पहले आप कंसीडर कीजिए कि आपके पास वेपर फेज में बेसिक स्ट्रेंथ की बात करनी है। तो वेपर फेज में अगर हम बेसिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना चाहते हैं, कंपैरिजन बहुत सिंपल है। क्या कंपैरिजन है? कि आपके पास नाइट्रोजन के साथ 3 एल्काइल ग्रुप्स लगे हुए हैं जो कि अपना इंडक्टिव इफेक्ट उसे दे रहे हैं। तो नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो काइंड ऑफ अनस्टेबल होता जा रहा है, मोर रिएक्टिव होता जा रहा है। तो इसकी जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा है Nr2 से या Nr2H से बेसिकली, और उसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है RnH2 से, जिसकी ऑफ कोर्स बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है अमोनिया से। बिल्कुल सिंपल एक्सपेक्टेड ऑर्डर, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 0 डिग्री, राइट। तो ये बिल्कुल सिंपल है, लेकिन कौन से फेज में? गैस फेज या वेपर फेज में बोलना चाहूंगा मैं इसे, ठीक है। फ्लो में घटिया काम मत कर देना कि पता चला यहाँ पे 4 डिग्री को सबसे ऊपर रख दिया। 4 डिग्री जो सॉल्ट बनेगा उसके पास तो लोन पेयर ही नहीं है। अगर उसके पास लोन पेयर ही नहीं है तो बेसिक स्ट्रेंथ कहाँ से आएगी? तो ऐसे बिवेयर अबाउट सच थिंग्स, राइट। तो ये कोशिश करनी है कि 4 डिग्री को बेस मत मान लें हम, ठीक है। इस चीज का हम थोड़ा सा ध्यान रखें। दूसरी जो चीज आती है वो है अबाउट एक्वस मीडियम। अब एक्वस मीडियम में चीजें काफी इंटरेस्टिंग हो जाती है। क्यों? क्योंकि एक्वस मीडियम में हमारे पास दो फैक्टर्स आ जाते हैं। पहला, ऑफ कोर्स देयर इज अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर, ऑफ कोर्स दिस फैक्टर इज देयर। द सेकेंड थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज stability of conjugate acid. That becomes very very important here. आप ऑब्वियसली अगर देखें तो यहाँ पर सपोज कीजिए आपके पास RnH2 है जिसने H प्लस से रिएक्ट किया और RnH2 प्लस बनाया, RnH3 प्लस बनाया, ठीक है। अब ये जब एक्वस मीडियम में होगा तो यहाँ पे अगर हम कंसीडर करें इसकी स्टेबिलिटी वर्सेस 2 एल्काइल ग्रुप आपने लगा रखे हैं मान लीजिए, और वहां पे आपने H प्लस दिया, अब काइंड ऑफ RR लग गए, और अब आप इसकी स्टेबिलिटी कंपेयर कीजिए तो आप देखेंगे कि जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है, हाइड्रोफोबिक पार्ट हमने इंक्रीज कर दिया है इस सेकेंड डिग्री वाले केस में। तो सेकेंड डिग्री का जो कॉन्जुगेट एसिड है दैट डज नॉट सीम टू बी वेरी स्टेबल इन एक्वस मीडियम, क्योंकि उसमें हाइड्रोफोबिक पार्ट इंक्रीज हो गए। और हाइड्रोफोबिक पार्ट इंक्रीज होने का मतलब है कि अब हमारे पास उसकी स्टेबिलिटी 1 डिग्री के कॉन्जुगेट एसिड से कम होगी। तो अगर हम लोन पेयर के हिसाब से ऑर्डर देखें तो वो तो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री अमोनिया, यही ऑर्डर आना चाहिए था। और अगर हम ऑर्डर देखें कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी के हिसाब से तो वो ऑर्डर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, और अमोनिया तो इनफैक्ट सबसे बढ़िया होना चाहिए इस केस में, क्योंकि उसमें अल्काइल चेन है ही नहीं। तो दो कॉन्फ्लिक्टिंग जब हमारे पास रिजल्ट आते हैं तो उस टाइम पे एक ही तरीका होता है कि आप एक्सपेरिमेंट कीजिए और आप देखिए कि एक्सपेरिमेंटली कौन सा फैक्टर किस केस में डोमिनेट कर रहे हैं। तो अगर हम इसे एक्सपेरिमेंट के फॉर्म में देखेंगे वी विल रियलाइज एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो जनरल ऑर्डर बनता है दैट इज 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री ग्रेटर देन अमोनिया। सो दिस इज द जनरल ऑर्डर फॉर बेसिक स्ट्रेंथ। अब ये किस चीज में रहेगा ये ध्यान रखना जरूरी है। दिस इज फॉर व्हेन दिस R इज नॉट मिथाइल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। R ग्रुप जो है वो मिथाइल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर R मिथाइल हुआ, अगर R मिथाइल हुआ तो फिर ये ऑर्डर 213 और अमोनिया बन जाता है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अगर R मिथाइल हुआ तो ये 213 अमोनिया बन जाएगा, और अगर R मिथाइल नहीं है तो उस टाइम पे 231 NH3 रहेगा। लेकिन ये सारी जो कंफ्यूजन है वो किस केस में होगी? वो होगी इन केस ऑफ एक्वस मीडियम। अगर आपके लिए चीजें गैसियस फेज में है तो बहुत सिंपल है, 3, 2, 1 अमोनिया, बिल्कुल सिंपल सा आंसर उस केस में आ जाएगा। एक तो ये कंपैरिजन आपको जरूर ध्यान में होना चाहिए। दूसरा जो हम कंपैरिजन कर सकते हैं दैट इज फॉर एल्काइल वर्सेस एराइल।
आप ये भी समझिए कि अगर आपके पास RnH2 जैसी कोई स्पीशीज है वर्सेस आपके पास कोई बेंजीन रिंग है, तो यहाँ पे चीजें कैसे अलग हो जाती हैं। यहाँ पे चीजें इस तरीके से अलग हो जाती हैं कि एल्काइल के केस में तो क्या हो रहा है कि R ग्रुप कंट्रीब्यूट कर रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने में, और बेंजीन अगर लगा हुआ है तो बेंजीन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा तो क्या ही, उल्टा वो तो उससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच लेता है, वो उसको रेजोनेंस में इन्वॉल्व कर लेता है। तो अगर नाइट्रोजन ने अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रेजोनेंस में यूज कर ली, तो वो फिर लोन पेयर जो है उसका वो तो यूज हो गया। अब वो लोन पेयर हाइड्रोजन के लिए तो अवेलेबल ही नहीं है। और बेसिक स्ट्रेंथ कहाँ से आती है, बेसिक स्ट्रेंथ तो इसी चीज से आती है कि लोन पेयर की अवेलेबिलिटी कैसी है, उसी पे तो बेसिक स्ट्रेंथ डिपेंड करती है। तो हमें ये चीज ध्यान में रखनी है कि जो एराइल अमीन्स होंगे उनमें बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी किसके कंपैरिजन में, एल्काइल अमीन्स के कंपैरिजन। तो ये चीज हम जरूर ध्यान में रखें कि अगर आपसे पूछा जाए कि बेसिक स्ट्रेंथ, तो वो आप एल्काइल की ज्यादा बोल सकते हो एराइल से। और एक चीज मैं आपको जरूर बताऊं कि जो बेसिक स्ट्रेंथ होती है वो केबी जो कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है बेस का, उसके प्रोपोर्शनल है। और अगर केबी ज्यादा है, अगर केबी ज्यादा है तो हम ये बोल सकते हैं कि लॉग ऑफ केबी ज्यादा है। लॉग ऑफ केबी ज्यादा है तो माइनस लॉग ऑफ केबी कम है, यानी कि माइनस लॉग ऑफ केबी को ही तो क्या बोला जाता है, पीकेबी। तो पीकेबी जो है वो कम है, यानी कि अगर बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है तो इसका मतलब पीकेबी क्या हुआ, कम हो गया। ये बेसिक सी चीज हमें पता होनी चाहिए। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एराइल अमीन्स और एल्काइल अमीन में किसका पीकेबी ज्यादा होने वाला है, तो ऑब्वियसली एराइल अमीन्स का, क्योंकि वो रेजोनेंस की वजह से ज्यादा अच्छे बेस नहीं बन पाते। ये फैक्टर हम जरूर ध्यान में रखें। ठीक है, तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी वाला पॉइंट आपको जरूर पता होना चाहिए। और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमीन्स। तो हमने ये वाला डिस्कशन भी कर लिया कि एल्काइल वर्सेस एराइल अमीन्स में क्या होता है। और अगर मिथाइल के अलावा आर लगा हुआ है तो 2,3,1 अमोनिया का ऑर्डर होगा, और अगर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है तो उस टाइम पर 2,1,3 अमोनिया का ऑर्डर होगा। ये भी चीज हमें पता है। एल्काइलेशन असाइलेशन रिएक्शन काफी सिंपल सी रिएक्शंस हैं जो हम पहले भी कर चुके हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो एल्काइलेशन असाइलेशन रिएक्शन में क्या करना है हमें कि आप अमीन की रिएक्शन कराइए। सो दिस इज अबाउट एल्काइलेशन, यानी आप अमीन की रिएक्शन कराइए, से देयर इज RnH2, और इसको आप किससे रिएक्ट कराएं, इसको आप रिएक्ट कराएं RX से। तो ये रिएक्शन जब होगी तो इससे आप देखेंगे कि वी कैन ऑब्टेन समथिंग लाइक R2NH थिंग। तो हमने प्राइमरी से सेकेंडरी बना दिया, सेकेंडरी से टर्शरी बना दिया। वही चीज जो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखी थी कि एक पूरा मिक्सचर बन सकता है अगर हम इस चीज को कंसिडर करेंगे तो। अच्छा, फिजिकल प्रॉपर्टीज में एक चीज मैं थोड़ा मिस कर गया, बॉइलिंग पॉइंट का कंपैरिजन। आई कम बैक टू दैट पॉइंट आफ्टर अ व्हाइल। तो डायजोनियम सॉल्ट पे जाने से पहले we will definitely cover boiling point also, because that is also something which is quite unique. So after this alkylation I'll do boiling point. तो अच्छा, boiling point में उसको हम हाँ तो कंसिडर कर ही लेते हैं आई थिंक। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में एक बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है बॉइलिंग पॉइंट का कंपैरिजन। और बॉइलिंग पॉइंट का कंपैरिजन क्यों जरूरी हो जाता है, क्योंकि आप देखिए आपके पास क्या क्या चीजें हो सकती है। आपके पास सिंपल हाइड्रोकार्बन हो सकते हैं, आपके पास एल्काइल हैलाइड हो सकता है, एल्डिहाइड कीटोन हो सकते हैं, आपके पास एसिड हो सकते हैं, और आपके पास अमीन्स हो सकते हैं। इनफैक्ट आपके पास अल्कोहल भी होंगे ही, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर। तो अगर कंपैरिजन किया जाए कि हमने हाइड्रोकार्बन या फिर अल्कोहल या फिर अमीन या से एल्डिहाइड कीटोन और हमने एसिड लिया, जिनका जो वेट आ रहा है वो ऑलमोस्ट सेम आ रहा है, जिनका मोलर वेट हमने ऑलमोस्ट सेम रखा है। तो देखिए हाइड्रोकार्बन में तो पोलर जो कैरेक्टर है वो बहुत ही कम है, ना के बराबर ही।
तो अगर हाइड्रोकार्बन में पोलर कैरेक्टर नहीं है तो वहां पे डाइपोल डाइपोल मोमेंट की वजह से जो एक अच्छा इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड डेवलप होना चाहिए, इंटरमॉलिक्यूलर स्ट्रेंथ होनी चाहिए, वो नहीं आएगी। तो इसकी वजह से इनका जो बॉइलिंग पॉइंट आएगा वो सबसे कम आएगा। अल्कोहल, अमीन और कार्बोक्सिलिक एसिड, ये तीन केसेस तो इतने बढ़िया हैं क्योंकि इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। अल्कोहल, अमीन एंड एसिड, दे आर वेरी गुड केसेस फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड सर्टेनली उनका जो बॉइलिंग पॉइंट आएगा काफी अच्छा आएगा। एल्डिहाइड कीटोन में पोलर कैरेक्टर तो है, जैसे ये मोस्टली नॉन पोलर था, इनमें पोलर कैरेक्टर तो है, लेकिन वो पोलर कैरेक्टर कैसा हम बोल सकते हैं, वो पोलर कैरेक्टर इस तरीके का है जिसमें कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग का स्कोप नहीं है। तो जिसकी वजह से अगर आपको सिमिलर मास के इन कंपाउंड्स को कंपेयर करने को दिया जाए तो आप हाइड्रोकार्बन का बॉइलिंग पॉइंट एल्डिहाइड कीटोन से कम बता सकते हैं, जिनका अमीन से कम होगा। अमीन से भी बढ़िया बॉइलिंग पॉइंट होता है अल्कोहल्स का, और उनसे भी बढ़िया पॉइंट यू विल सी कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो एक कंपैरिजन के लिए मैं आपको जैसे एग्जांपल के तौर पे बता भी देता हूं कि सपोज वी आर हैविंग ब्यूटेन अमीन, तो अगर हमारे पास ब्यूटेन अमीन है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट लगभग 350 केल्विन तक रहता है। ब्यूटेन अमीन का बॉइलिंग पॉइंट 350 केल्विन है। और यही चीज अगर ब्यूटेनॉल पे हम देखें तो ब्यूटेनॉल पे दिस गो टिल 390 केल्विन। और यही चीज अगर आप प्रोपेनोइक एसिड, तो प्रोपेनोइक एसिड क्यों ले रहा हूं मैं, ब्यूटेनोइक एसिड क्यों नहीं ले रहा, क्योंकि आई वांट टू मेक श्योर कि जो वो वेट आ रहा है वो सेम आए। तो वेट लगभग सेम रखने के लिए आई एम गोइंग फॉर प्रोपेनोइक एसिड इंस्टेड ऑफ ब्यूटेनोइक एसिड। तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट आएगा वो लगभग 414 केल्विन तक आता है। ठीक है, तो ये चीज आप देख सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट का जो ऑर्डर है क्लियरली वो काफी अलग रहता है एज कंपेयर्ड टू ऐसी चीजें जिनमें कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह नहीं हो पाती। जिनमें बिल्कुल हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी उनमें बॉइलिंग पॉइंट कम रहेगा, जिनमें अच्छी खासी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो पा रही है उनमें बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रहेगा, जिनमें पोलर कैरेक्टर है इंटरमीडिएट रहेगा। तीसरी रिएक्शन की अगर बात करें तो असाइलेशन की रिएक्शन हमारे सामने आती है। तो असाइलेशन की रिएक्शन में क्या होने वाला है, असाइलेशन की रिएक्शन में वी कैन यूज मेनी थिंग्स। हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं जो असाइलेशन कैरी कर सकती हैं। तो सबसे सिंपल यू कैन कंसिडर समथिंग लाइक एस्टर, we can use ester, then we can of course use एसिड हेलाइड, RCOX भी आप यूज कर सकते हैं, और एसिड एनहाइड्राइड भी आप यूज कर सकते हैं। सो ऑल दीज थिंग्स कैन बी यूज्ड एंड ऑफ कोर्स जो तरीका है, जो रिएक्शन होने का तरीका है वो बिल्कुल सेम है हर केस में। वो क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है इस पे अटैक होगा, जिसकी वजह से ये सारी एज अ लिविंग ग्रुप बाहर चले जाएंगे। और अगर आपसे पूछा जाए कि बेस्ट इनमें से कौन सा है, तो ऑब्वियसली बेस्ट रहेगा अगर आप एसिड हेलाइड से या एसिड हेलाइड पे अटैक करवाते हैं, तो क्योंकि एसिड हेलाइड पे अटैक करवाना एक बहुत ही बढ़िया तरीका होता है एसाइलेशन रिएक्शन कराने का। और एसाइलेशन रिएक्शन से आपको मिल क्या रहा है वो भी देखिए। तो सपोज कीजिए इसने अगर अटैक किया, सो इट इज लाइक C डबल बॉन्ड O और R, यानी आपको अमाइड मिल रहा है। तो एसाइलेशन रिएक्शन से अमाइड का फॉर्मेशन हो रहा है एंड ऑफ कोर्स देयर इज फॉर्मेशन ऑफ HX आल्सो। अब ये जो HX बना है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि HX में इसको अगर आप किसी भी तरीके से रिमूव कर पाए, तो अगर आपने इसको रिमूव कर दिया तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि रिमूव करने से यू विल बी एबल टू कैरी दिस रिएक्शन फॉरवर्ड इन अकॉर्डेंस विद ली-चाटलियस प्रिंसिपल। तो आप क्या करते हैं कि ये रिएक्शन पेरिडीन की प्रेजेंस में कैरी आउट करते हैं। तो आप पेरिडीन जो कि स्ट्रॉन्गर बेस है एज कंपेयर टू अमोनिया, तो उसमें हम ये रिएक्शन कैरी आउट करेंगे और उससे क्या होगा कि उससे ये हो जाएगा कि रिएक्शन हम ऐसी कराएंगे जो कि HX को कंज्यूम कर ले। तो ये बेस HX से रिएक्शन करेगा। HX से रिएक्शन करने का मतलब क्या हुआ, सिस्टम से आपने HX हटा दिया, सिस्टम से HX हटाया तो रिएक्शन आगे ड्राइव हो जाएगी। तो ये एक तरीका रहता है इस रिएक्शन को आगे फॉरवर्ड ले जाने का। कभी कभी एसाइलेशन की जगह आप एक वर्ड देखेंगे बेंजोइलेशन। तो बेंजोइलेशन का मतलब क्या है कि आपको बेंजोइल क्लोराइड दिया गया है,
तो अगर आप बेंजोइल क्लोराइड यूज करेंगे और अटैक यहाँ पर होगा तो ऑफ कोर्स जो चीज ऐड हो रही होगी वो ये चीज ऐड हो रही होगी, तो यू कैन कंसिडर दिस थिंग ऑल्सो। तो इस रिएक्शन को बेंजोइलेशन भी बोला जाता है एसाइलेशन की जगह, क्योंकि यहाँ पे आपने बेंजोइल क्लोराइड यूज किया है, बेंजोइलेशन। सो दीज आर सम रिएक्शंस। अगर इनके बाद हम देखें तो हमारे पास एल्काइलेशन और एसाइलेशन के बाद वेरी फेमस रिएक्शन कार्बिल अमीन रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज सो इम्पॉर्टेंट कि हम इसको इग्नोर कर ही नहीं सकते हैं। तो अगर आप देखें कि इस रिएक्शन में क्या होता है, सबसे पहली चीज ये एक टेस्ट की तरह सर्व करती है। क्यों? क्योंकि दिस वर्क्स फॉर प्राइमरी अमीन। तो अगर आपके पास प्राइमरी अमीन है, इफ यू हैव RNH2 एंड इफ यू यूज क्लोरोफॉर्म, if you use chloroform CHCl3 and if you use KOH, इस रिएक्शन में you will be seeing there is formation of RNC। तो ये जो RNC बना है, of course there is KCl and water also, ये जो RNC बना है, आइसोसाइनाइड जो बना है, इसे या कार्बिलअमीन जो बना है, यू विल आइडेंटिफाई दिस बाय इट्स फाउल स्मेल। तो ये एक फाउल स्मेलिंग सब्सटेंस हमारे पास आया है, जिसकी वजह से यू विल ऑब्जर्व कि ये एक टेस्ट की तरह सर्व कर जाता है। और ये टेस्ट कौन दे रहा है? स्पेशली दिस टेस्ट इज बीइंग गिवन बाय प्राइमरी अमीन। सो दिस रिएक्शन कैन सर्व एज अ टेस्ट फॉर प्राइमरी अमीन, और क्लोरोफॉर्म यूज हो रहा है ऑफ कोर्स, और बेस यूज हो रहा है, तो आप इस चीज को भी ध्यान में रख सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा रियलाइज कर पाए तो क्लोरोफॉर्म और KOH ये रिएजेंट्स आपने कहीं और भी देखे हुए हैं, जस्ट ट्राई टू रिकॉल दैट। और अगर रिकॉल हो जाए, डू राइट दैट इन कमेंट सेक्शन, कौन सी जगह आपने ये रिएजेंट्स भी देखे हुए हैं। तो कई बार जेईई एडवांस को जिस तरीके से क्वेश्चन पूछना पसंद है वो क्या है कि दो अलग अलग रिएक्टेंट्स हैं, लेकिन उनके जो रिएजेंट्स हैं वो बिल्कुल सेम दे दिए। और रिएजेंट्स अगर आपने सेम दे दिए तो उसके थ्रू भी वो आपको कभी कभी उलझा सकते हैं कि सेम रिएजेंट से आप क्या क्या प्रोडक्ट ऑब्टेन करेंगे। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड में हम देखें तो ये भी एक टेस्ट की तरह सर्व करता है, क्योंकि इसमें आप देखिए, सपोज कीजिए यू हैव RNH2। इफ वी हैव RNH2, रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड की मैं बात कर रहा हूँ, और नाइट्रस एसिड का मतलब क्या हो गया? HNO2। HNO2 को बहुत बार इन सीटू उसी साइट पे ही प्रिपेयर किया जाता है। कैसे? NaNO2HCl डालकर। कोई बहुत ज्यादा स्टेबल एसिड नहीं है तो हम उसी टाइम पे ही इसको प्रिपेयर कर लेते हैं, और आपको इंटरचेंज होता हुआ दिखेगा। कुछ जगह HNO2 लिखा हुआ होगा, कुछ जगह NaNO2 विद HCl लिखा हुआ होगा। कोई ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। आइडिया इज विद प्राइमरी अमीन दिस गिव्स यू RN2 प्लस Cl माइनस, जो कि कुछ बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं होता, और ये वाटर से रिएक्ट करके ROH प्लस N2 बना लेता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो RNH2 यानी कि प्राइमरी अमीन नाइट्रस एसिड के साथ कैसे रिएक्शन कर रही है, वो आपको एक इंटरमीडिएट दे रही है। और RN2 प्लस Cl का मतलब आप जरूर समझिए, दिस इज लाइक डाइएजोनियम थिंग। तो हुआ क्या है यहाँ पर ऐसा कुछ हुआ कि ये प्लस है और ये माइनस है, एंड ऑफ कोर्स जब ये हाइड्रोलिसिस हुआ तो हमारे पास N2 गैस ऑब्टेन हो गई, और यस दैट्स द थिंग। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि प्राइमरी अमीन HNO2 से जिस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं तो उससे आपको अल्कोहल और N2 गैस मिल पा रही है। ये चीज अभी हम एरोमेटिक में भी देखने वाले हैं। एरोमेटिक में थोड़ा सा अलग रहता है। एरोमेटिक में यू विल सी कि अगर एनिलीन ने रिएक्शन किया भी है NaNO2HCl के साथ या फिर नाइट्रस एसिड के साथ, तो वो जो बेंजीन डाइएजोनियम कार्बोकेटाइन इसे बोला जाता है, इट इज बेंजीन डाइएजोनियम कार्बोकेटाइन। तो ये जो बना है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बिकॉज Cl इज ऑफ कोर्स देयर, तो ये इतना ज्यादा रिएक्टिव नहीं है। अगर आप इसको 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे रख पाए तो उस पॉइंट पे ये स्टेबल है, और आप इसको एक अच्छे इंटरमीडिएट की तरह यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये वेरियस रिएक्शंस शो करेगा। ऑफ कोर्स वी विल बी सीइंग दैट इन द नेक्स्ट सेक्शन। इन ये काफी एक इंपॉर्टेंट इनमें डिफरेंस है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आउट ऑफ एलिफैटिक एंड एरोमेटिक कौन सा अमीन एक स्टेबल इंटरमीडिएट दे रहा है डाइएजोनियम के फॉर्म में, ऑफ कोर्स दैट इज एरोमेटिक।
अगर हम यही रिएक्शन कराने की कोशिश करें सेकेंडरी अमीन से, तो सेकेंडरी अमीन किस तरीके से रिएक्शन कर रहे हैं वो आपको समझना है। सेकेंडरी अमीन सपोज कीजिए वी हैव बीन गिवन समथिंग लाइक दिस, और यहाँ पे आपके पास नाइट्रस एसिड है। अच्छा, नाइट्रस एसिड से एक चीज आप बिल्कुल सिंपल सी समझिए, जो चीज ये हमें प्रोवाइड करेगा दैट इज NO। NO या NO प्लस यहाँ से हमें मिला, और वो NO यूज होगा रिएक्शन में। तो वो किस तरीके से यूज होगा, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे दिस कैन लीड टू फॉर्मेशन ऑफ व्हाट शुड आई से, एक यहाँ पर नाइट्रोजन और 2 एल्काइल ग्रुप्स तो लगे ही हुए हैं, और यहाँ पर हमने प्लस लगा, तो इस चीज का फॉर्मेशन हो गया। अब इसके लिए जो कैरेक्टरिस्टिक चीज है वो क्या है, वो इसका you can say this is a yellow oily liquid. This is a yellow oily liquid which has to be remembered, and it is called N-nitroso because NO वहां पे जुड़ा है नाइट्रोजन से, तो N-nitrosome। ठीक है, तो ये चीज आपको जरूर ध्यान में रखनी है कि अगर ये रिएक्शन हुई होती प्राइमरी अमीन के साथ तो आपको अल्कोहल प्लस N2 मिला था। सेकेंडरी अमीन के केस में आपको एक येलो ऑयली लिक्विड जो नाइट्रोसो अमीन है वो मिल रहा है। एंड ऑफ कोर्स इसके बारे में हम एक इसका कैरेक्टरिस्टिक समझें तो दिस इज कार्सिनोजेनिक, कैंसर कॉजिंग है। अगर कभी पूछा जाए तो आपको ये आइडिया भी होना चाहिए। तो ये चीजें देखिए, जो चीजें हर किसी से अलग अलग तरीके से रिएक्ट करती हैं, दे कैन सर्व एज अ वेरी गुड मेथड फॉर सेपरेशन और फॉर टेस्टिंग की कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट हैं या आइडेंटिफाइंग। ठीक है, तो जो आइडेंटिफिकेशन का तरीका है, नाइट्रस एसिड इज सर्टेनली वन थिंग। तो टर्शरी अमीन की रिएक्शन अगर देखें तो वो रिएक्शन किस तरीके की रिएक्शन है, वो रिएक्शन एक टिपिकल एसिड बेस रिएक्शन है कि भाई ये हमारे पास बेस था और इसने HNO2 से रिएक्शन किया, H प्लस को कंज्यूम किया गया, R R R और यहाँ पे जुड़ गया इसके साथ एक H प्लस, और ऑफ कोर्स इट इज अ नाइट्राइट सॉल्ट यू कैन कॉल। सो दिस थिंग इज अ soluble nitrite salt, we can write it as soluble nitrite salt, this can be remembered। ठीक है, तो इस चीज को हम ध्यान में रख सकते हैं। और अगर इसके लिए फर्दर आपसे पूछा जाए कि ये क्या रिएक्शन शो कर सकता है, एनसीईआरटी में ये पार्ट गिवन नहीं है। अब देखिए एनसीईआरटी भी कभी कभी बहुत क्लेवरली चीजें कह जाता है, तो उन्होंने ये बोल दिया कि 2 डिग्री अमीन और 3 डिग्री अमीन का बिहेवियर थोड़ा अलग है, लेकिन वो अलग होके क्या प्रोडक्ट देते हैं वो नहीं बताया है। वो चीज हमें ही ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो वो देते हैं कि अगर आप इसको हीट कर देंगे सॉल्युबल नाइट्राइट सॉल्ट को, सो यू गेट बेसिकली एक 2 डिग्री वाला सा ही चीज मिल गया हमें, येलो ऑयली लिक्विड ही मिल गया, लेकिन साथ में ROH भी बन जाता है। और ये जो ROH बनेगा ये आप ध्यान रखिए कि दिस इज फॉर्म्ड फ्रॉम स्मॉलेस्ट R। तो जो सबसे छोटा R ग्रुप है उसके थ्रू अल्कोहल मिल रहा है आफ्टर हीट। तो ये हमने तीनों चीजों के साथ देखा कि किस तरीके से अलग अलग तरीके से रिएक्शन हो रही है। और ऑफ कोर्स अगर ये चीज आप यहाँ ट्राई कर रहे होते, एरोमेटिक अमीन्स में ट्राई कर रहे होते, देयर इज द रिएक्शन इज स्लाइटली डिफरेंट। वहां पर अगर आपने HNO2 से रिएक्शन कराने की कोशिश की है, यू विल ऑब्जर्व कि पैरा पोजीशन पे देयर इज सम फॉर्मेशन। पैरा पोजीशन पे यू विल सी कि NO अटैच हो रहा है, तो ये वहां पर डिफरेंस आ जाता है। और पॉइंट बीइंग HNO2 कैन सर्व एज अ गुड रिएजेंट टू आइडेंटिफाई और टू सेपरेट और टू टेस्ट कि कौन सा अमीन हमारे पास प्रेजेंट है। कहीं पे N2 रिलीज हो रहा है, कहीं पे एक सॉल्युबल नाइट्राइट सॉल्ट मिल रहा है जो हीट करके अल्कोहल बना रहा है, और कहीं पे हमें येलो ऑयली लिक्विड ऑब्टेन हो रहा है। अब ये जब बात चली गई है तो जो नेक्स्ट टेस्ट था, अगर आप देखिए नेक्स्ट रिएक्शन वाज अबाउट हिंसबर्ग रिएजेंट। तो हिंसबर्ग रिएजेंट की क्या कहानी है, तो पहले तो हम समझें कि हिंसबर्ग रिएजेंट हम बोल किसे रहे हैं। तो हिंसबर्ग रिएजेंट में वी हैव बेसिकली बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। तो अगर हमारे पास ये चीज है
तो इसको हम हिंसबर्ग रिएजेंट बोल रहे हैं। और ये भी तीनों कैटेगरी की जो अमीन्स की हैं उनसे अलग अलग तरीके से रिएक्शन करता है। तो अलग अलग तरीके से रिएक्शन करने का क्या मतलब हुआ कि अगर हमारे पास सपोज कीजिए वी हैव बेसिकली फर्स्ट या प्राइमरी अमीन, फर्स्ट डिग्री या 1 डिग्री अमीन होगा, तो उस टाइम पे क्या होने वाला है, आप ये तो इमेजिन कर ही सकते हैं कि ये अटैक इसी पोजीशन पे ही होगा और क्लोरीन को वहां से लीव करना पड़ेगा। द मोमेंट क्लोरीन लीव्स, हमें क्या मिल रहा है, हमें एक बेंजीन रिंग जो कि आगे एसओ ग्रुप से जुड़ी हुई है और आगे आपको NRH, तो ये चीज हमें मिल गई। अब आप देखिए कि दिस इज कॉल्ड सल्फोनेमाइड्स, सो दिस इज कॉल्ड सल्फोन, ऑफ कोर्स बेंजीन तो है ही, सो दिस इज कॉल्ड बेंजीन सल्फोनेमाइड्स, राइट। ऑफ कोर्स दिस इज लाइक अमाइड ओनली, लेकिन हाँ सल्फर के साथ है तो थोड़ा अलग है। सो दिस इज बेंजीन सल्फोनेमाइड। एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस इज कि इसके पास अभी एक हाइड्रोजन बचा है और ये हाइड्रोजन बेसिक मीडियम में लूज हो सकता है। तो इसका मतलब जो ये बेंजीन सल्फोनेमाइड हमें मिला है इस केस में, अगर आप इसमें OH माइनस डाल देंगे तो ये सॉल्युबल इन बेसिक मीडियम है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान रख सकते हैं कि हिंसबर्ग रिएजेंट हमें हेल्प कर रहा है कि सल्फोनेमाइड तो मिला, लेकिन वो सल्फोनेमाइड अगर बेसिक मीडियम में सॉल्युबल भी है तो उससे हमें हिंट मिला कि वो प्राइमरी अमीन से रिएक्ट करने पे बना है। अगर यही रिएक्शन आप सेकेंडरी अमीन के थ्रू कराएं तो वहां पर आपको क्या ऑब्टेन होने वाला है, यू विल सी कि उस केस में वी हैव बेसिकली PHSO दिस, देन ऑफ कोर्स देयर इज NR। तो कहने को अब भी अमाइड जैसा ही है, सल्फोनेमाइड ही है अब भी, लेकिन यहाँ पे कोई हाइड्रोजन तो है नहीं, इस पॉइंट पे देयर इज नो H, राइट, जो कि लूज किया जा सकता है, नो H टू लूज इन बेसिक मीडियम। और अगर ऐसा हो रहा है, अगर ऐसा हो रहा है तो हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे भी सल्फोनेमाइड मिला, बट दैट सल्फोनेमाइड इज नॉट सॉल्युबल इन बेसिक मीडियम। सो दिस अगेन सर्व्स एज अ डिटेक्शन टेस्ट, सो नॉन सॉल्युबल इन बेसिक मीडियम। तो ये चीज भी आप ध्यान में रख सकते हैं। टर्शरी अमीन के साथ देखेंगे देयर इज नो रिएक्शन, सो फॉर टर्शरी अमीन वी से कि देयर इज नो रिएक्शन एंड हेंस इट सर्व्स। सो लिख देता हूं मैं कि अगर हमारे पास 3 डिग्री अमीन है हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ ही, देयर इज ऑफ कोर्स नो रिएक्शन, एंड अगेन दिस रिएजेंट और दिस टेस्ट कैन सर्व द पर्पस ऑफ डिटेक्शन, आइडेंटिफिकेशन, सेपरेशन, कुछ भी बोल लीजिए, फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ अमीन्स। तो ये कहानी भी अब हमें समझ आ गई है। अच्छा, एक चीज और, आजकल जो रिएजेंट यूज किया जाता है दैट इज स्लाइटली डिफरेंट, तो वहां पे आपने मिथाइल को भी इंट्रोड्यूस कर दिया, ओके। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। सो इट इज पैराटोलुइन, पैराटोलुइन, क्योंकि टोलुइन के रिस्पेक्ट में बेसिकली ऐसा लगेगा कि सल्फोनाइल क्लोराइड हम यूज कर रहे हैं, पैराटोलुइन सल्फोनाइल क्लोराइड, तो ये चीज हम यूज कर रहे हैं। एंड यस, दिस इज मेनली यूज्ड फॉर दिस हिंसबर्ग टेस्ट, तो ये चीज हम ध्यान में रख सकते हैं। अब अगर चीजें देखें तो कौन कौन सी रिएक्शंस हम कंसिडर कर सकते हैं फॉर फर्दर पार्ट, तो इसके बाद हमारे पास रिएक्शंस आती हैं, हिंसबर्ग वाला टेस्ट भी हो गया, नाइट्रस एसिड वाला टेस्ट भी हो गया। इसके बाद जो हमारे पास रिएक्शंस बचती हैं दोज आर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दीज रिएक्शंस आर ऑब्वियसली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। हम किसकी बात करना चाह रहे हैं, हम बात करना चाह रहे हैं रिएक्शंस ऑफ एनिलीन की, है ना, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये तो बेंजीन वाली कैटेगरी की रिएक्शन है, और उस कैटेगरी की रिएक्शन के लिए हम ऑब्वियसली एनिलीन को ही कंसिडर कर रहे हैं। तो अगर हमारे पास सपोज कीजिए एनिलीन है तो हम क्या क्या वेरियस रिएक्शंस देख सकते हैं। सो सपोज वी हैव एनिलीन एंड द फर्स्ट रिएक्शन इज ब्रोमिनेशन। तो आपने सिंपली एनिलीन में क्या ऐड कर दिया, यू एडेड Br2 with H2, राइट। यू विल ऑब्जर्व कि नाइट्रोजन
being the in possession of lone pair, it can activate the ring. Okay, and if it is activating the ring, if it is highly activating the ring, तो उसकी वजह से you will see कि ब्रोमीन जो है वो तीनों पोजीशंस पे ही आ गया है। तो आपको यहाँ पर एक ट्राई ब्रोमो प्रोडक्ट मिलता है। अब ये जो ट्राई ब्रोमो प्रोडक्ट मिला, ऑफ कोर्स देयर इज 3HBr आल्सो। ये जो ट्राई ब्रोमो प्रोडक्ट मिला, इसका रीजन अगर आपसे पूछा जाएगा, यू कैन से हाईली एक्टिवेटेड बेंजीन रिंग। बट द पॉइंट इज कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपको ऐसा प्रोडक्ट मिले जिसमें कि सिर्फ एक ही काइंड ऑफ ब्रोमीन लगाओ, मोनोब्रोमिनेशन प्रोडक्ट आप चाहें, वो यहाँ से ऑब्टेन करना थोड़ा मुश्किल है। उसके लिए आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स तरीका अडॉप्ट करना पड़ेगा। वो कॉम्प्लेक्स तरीका क्या है कि आप एनिलीन का जो नाइट्रोजन है उसको थोड़ा और ऑक्यूपाई कीजिए। और ऑक्यूपाई करने का मतलब क्या हुआ कि आप उसकी रिएक्शन पहले एसिटिक एनहाइड्राइड से कराइए। The moment this reaction is done, of course there is formation of amide, जो कि हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो you will see this formation, right? ये चीज एज ए लिविंग ग्रुप बाहर चला जाएगा, और अब नाइट्रोजन का लोन पेयर डिवाइड हो गया, वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया, उसे यहाँ भी रेजोनेंस करना पड़ रहा है कार्बोनिल बॉन्ड के साथ, और बेंजीन रिंग के साथ भी रेजोनेंस करना पड़ रहा है। और ऐसा अगर होगा तो बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि नाइट्रोजन का लोन पेयर जो एक इफेक्ट लगा पा रहा था बेंजीन रिंग पे, वो इफेक्ट थोड़ा सा कम हो गया। तो अब अगर आप ये रिएक्शन कराएंगे, इस चीज की अगर आप रिएक्शन कराएंगे से विद Br2, अच्छा, और आप एसिटिक एसिड ही ले सकते हैं, शुरू में भी आपने एसिटिक एनहाइड्राइड लिया है। इफ यू डू इट नाउ यू विल ऑब्जर्व कि अब आपको या तो सिर्फ ऑर्थो प्रोडक्ट मिलेगा या आपको सिर्फ पैरा प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये चीज आप देख सकते हैं, या तो हमें सिर्फ ऑर्थो प्रोडक्ट मिल रहा है या सिर्फ पैरा प्रोडक्ट मिल रहा है। एंड ऑफ कोर्स यू वुड वांट कि ये चीज वापस चली जाए, तो वापस एज इन कि ये जो अमाइड बना है ये एनिलीन में कन्वर्ट हो जाए। तो सो यू कैन बेसिकली डू हाइड्रोलिसिस इन एसिडिक बेसिक मीडियम व्हाटएवर यू वांट, एंड यू कैन गेट दिस थिंग योर मोनो ब्रोमिनेशन प्रोडक्ट एट ऑर्थो as well as para position। प्रेफरेबली पैरा पोजीशन इज फेवर्ड। जनरली आप देखेंगे पैरा की जो यील्ड होती है वो ज्यादा ही होती है, क्योंकि उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस का फैक्टर काफी अच्छे से मैनेज हो जाता है। एक चीज और, नाइट्रोजन के इस रिएक्शन में, एनिलीन के इस रिएक्शन में यू विल सी कि एनसीईआरटी में एक टर्म यूज की गई है, टैरी ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स। सो ऑल्दो दे हैव नॉट मेंशन्ड व्हाट इज टैरी ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट, ऐसा क्या बन रहा है, लेकिन आप एक कंपाउंड को समझ सकते हैं कि ये जिसमें दो बेंजीन रिंग, दो फेनाइल रिंग्स लगी हुई हैं, इसे आप कंसिडर कर सकते हैं टैरी ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट। तो दिस इज समथिंग, वही चीज कि एनसीईआरटी बहुत सारी चीजों में दे विल नॉट गिव यू स्ट्रक्चर, दे विल जस्ट नेम इट कि हाँ ये रिएक्शन अलग हो जाती है, ये इसमें कुछ ऐसा प्रोडक्ट बन जाता है, क्या बन रहा है वो एग्जैक्टली नहीं बताया, बस लिख के छोड़ दिया कि एक टैरी ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट मिलता है और वो हमें आइडेंटिफाई करना है कि क्या हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज भी हम ध्यान रख सकते हैं इस तरीके से। अच्छा, अगर आगे हम ये रिएक्शन करने की कोशिश करें विद बेसिकली नाइट्रेशन, तो अभी तो ये रिएक्शन ब्रोमिनेशन में था, अब अगर आप नाइट्रेशन का ट्राई करें, थिंग्स बिकम क्वाइट इंटरेस्टिंग। क्यों? क्योंकि नाइट्रेशन करने के लिए आपको एनिलीन में क्या पुट करना पड़ेगा, आपको एनिलीन में HNO3 और H2SO4 पुट करना पड़ेगा। और अगर हमने ये किया तो एक दिक्कत आ जाती है, वो क्या दिक्कत है, अब एनिलीन एक बेस है, ऑल्दो इट इज वीकर बेस देन अमोनिया, बट स्टिल इट इज अ बेस, और आपने स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कर दिया। द मोमेंट यू डू दैट, ऐसा करते ही देयर इज फॉर्मेशन ऑफ एनिलीनियम आयन। ये जो लोन पेयर है एनिलीन का, ये यूज हो गया कहाँ पर, H+ के साथ रिएक्शन में, और ये जो एनिलीनियम आयन बना, इसने थोड़ा सा क्या कर दिया, इस प्रोटोनेशन ने जो लोन पेयर का जो मीजोमेरिक इफेक्ट था वो तो गायब ही हो गया।
अब आप अगर देखेंगे इट इज जस्ट माइनस आई इफेक्ट, और माइनस आई इफेक्ट अगर लग रहा है, अगर यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट लग रहा है, तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि ऑर्थो पे डेल्टा पॉजिटिव सबसे ज्यादा आ जाएगा, मेटा पे डेल्टा पॉजिटिव रिलेटिवली कम आएगा, और पैरा पे जो डेल्टा पॉजिटिव आएगा वो सबसे कम आएगा। तो अगर आप इसकी परसेंटेज देखते हैं कि किस तरीके के प्रोडक्ट बनते हैं, यू विल ऑब्जर्व कि जो ऑर्थो प्रोडक्ट है वो सबसे कम बन रहा है। तो ऑर्थो प्रोडक्ट, जिसमें कि ऑर्थो नाइट्रेशन प्रोडक्ट सबसे कम बनता है, लगभग 2% ओनली। अगर आप मेटा की बात करें, सिग्निफिकेंट अमाउंट में बनता है, मेटा बन जाता है अराउंड 47%। और अगर आप पैरा की बात करें तो रिमेनिंग इज पैरा प्रोडक्ट विच इज इंडीड 51%। तो ये हमारे पास नंबर आते हैं जब हम नाइट्रेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। काफी इंटरेस्टिंग नंबर है। और अगर अगर फिर से वही बात कि अगर आप इसको प्रोटेक्ट करके रिएक्शन कराएंगे, अगर आप चाहते हैं कि आपको तो ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट ही चाहिए, आपको नहीं चाहिए ये जो भी मेटा का प्रोडक्ट आ रहा है या ये जो बेकार सा मिक्सचर आ रहा है, आप नहीं करना चाहते हैं, सिंपल थिंग इज यू हैव टू प्रोटेक्ट द NH2 ग्रुप, एज सिंपल एज दैट। अब वो प्रोटेक्शन का तरीका, आप एनहाइड्राइड यूज कीजिए। इफ यू यूज एनहाइड्राइड हेयर, व्हाट यू विल ऑब्टेन, तो आपको यहाँ पे अगर ये दिखेगा, सो बेसिकली यू विल सी NHCOCH3 एंड अगेन द सेम थिंग कि नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है अब कम डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। किसकी साइड? नाइट्रोजन का लोन पेयर कम डिस्ट्रीब्यूट हो गया है बेंजीन रिंग की साइड, और सीधा H+ पे तो वो अवेलेबल है ही नहीं, बेसिकली हमने उसको डाइवर्ट कर दिया थोड़ा सा अमाइड की साइड पे भी। एंड दिस नाउ गिव्स इट अ रिएक्शन कंडीशन, यानी अब अगर ये HNO3 और H2SO4 से रिएक्ट करेगा भी, तो यू विल ऑब्टेन बेसिकली प्रोडक्ट विच इज काइंड ऑफ NO2 यहाँ पे लगा होगा, या फिर ऑफ कोर्स एट द पैरा पोजीशन लगा होगा NHCOCH3 और यहाँ पर NO2। ठीक है, तो ये चीज आपको मिलेगी। एंड द मेथड रिमेन्स सेम कि किस तरीके से आप यहाँ पे इसको वापस चाहें तो आप फिर से वही हाइड्रोलिसिस, चाहे आप एसिडिक मीडियम में कीजिए चाहे आप बेसिक मीडियम में कीजिए, और उससे आप ऑब्टेन कर सकते हैं, आप एनिलीन वापस रीजेनरेट कर सकते हैं। सो that has to be followed by acidic or basic hydrolysis, and of course you can get your meta like the mixture without the meta product, वो चीज हम यहाँ पे ऑब्टेन कर सकते हैं, कोई इसमें खास परेशानी हमें नहीं होगी। देन कम्स द केस ऑफ सल्फोनेशन। तो अगर हम सल्फोनेशन को समझते हैं, सल्फोनेशन में क्या कहानी है, आपने रिएक्शन कराई एनिलीन की with so we have NH2 of course with H2SO4, आपने ये यूज किया है। और सल्फोनेशन में भी मेजर प्रोडक्ट अगर आप देखेंगे तो ऑफ कोर्स पैरा पोजीशन वाला ही आएगा, दिस इज नोन एज सल्फेनिलिक एसिड, सल्फेनिलिक एसिड। और ये काफी इंटरेस्टिंग केस माना जाता है, क्योंकि ये सल्फेनिलिक एसिड किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसमें भी एक इंटरमीडिएट आप बिल्कुल सिंपल सा सोच सकते हैं कि ये एक बेस था, ये एक एसिड है, तो इन्होंने एक सॉल्ट बनाया होगा। सॉल्ट कैसे बना होगा? NH3+ HSO4-, एंड आप उसको हीट करेंगे तो आपको ये प्रोडक्ट यहाँ पे मिल जाएगा। हीटिंग का टेम्परेचर भी आप चाहें तो याद रख सकते हैं, 453 से 473 केल्विन के बीच में। तो ये चीज जब हमें मिली, तो अब ये जो सल्फेनिलिक एसिड है ये इस फॉर्म में रहता नहीं है, ये बहुत ही जल्दी कन्वर्ट हो जाएगा किसी दूसरी फॉर्म में विच इज नोन एज ज्विटर आयन। ज्विटर आयन में क्या है कि एक ही चीज में, एक ही मॉलिक्यूल में पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज भी है, एंड दे आर स्टेबल ऑल्सो। अब ये ज्विटर आयन जो बनता है, इस पे भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि देयर आर सर्टेन कंपाउंड्स विच आर गिवन टू यू, और आपसे पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी चीज एज अ ज्विटर आयन एग्जिस्ट कर सकती है।
तो सल्फोनिलिक एसिड के केस में आपको ये चीज बिल्कुल ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इस चीज को भी हम बिल्कुल ध्यान में रखें, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ if we go ahead and see the next set of reaction, तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन की बातें बचती हैं, लेकिन एक दिक्कत है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, these reactions do not occur in aniline, क्योंकि इनमें आपको AlCl3 या कोई Lewis acid यूज करना पड़ता है एज अ कैटलिस्ट, एंड aniline is very bad with these catalysts in a way कि वो इनसे रिएक्ट करके सॉल्ट बना लेता है। तो अगर ऐसा हो गया तो कोई रिएक्शन का आगे जाने का सेंस ही नहीं बचेगा। So basically this salt formation happens and this reaction does not go any forward, यानी कि अब हमारे पास एक ऐसी सिचुएशन आ गई है जहां पे कुछ और हो नहीं पा रहा है। आपको ये याद रखना है कि एनिलीन के केस में there is no फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, there is no फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ये चीज याद रखनी बहुत जरूरी है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द पर्टिकुलर रिएक्शंस ऑफ अमीन्स। तो हमने कहीं कहीं पे एनिलीन्स की रिएक्शन भी देख ली और जो एलिफैटिक अमीन है वो रिएक्शन भी हमने देख ली। कमिंग टू अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, डायazonium salts। व्हाट आर डायazonium salt? हमने देखा ही था कि डायazonium salt जो प्राइमरी अमीन्स हैं या फिर एरोमेटिक प्राइमरी अमीन्स हैं उन्हीं से बन सकते हैं, लेकिन इनमें भी एक जो स्टेबिलिटी वाला फैक्टर है सॉरी, तो जो स्टेबिलिटी वाला फैक्टर है वो कहाँ से आएगा या वो किस में आएगा? वो स्टेबिलिटी वाला फैक्टर आएगा पर्टिकुलरली इन केस ऑफ एरोमेटिक अमीन। यानी कि अगर आपने एनिलीन यूज किया, आपने NaNO2HCl यूज किया, आपको यहाँ बेंजीन डायazonium क्लोराइड मिलेगा N2+Cl-, और ये स्टेबल है। किस रेंज में स्टेबल है? ये 0 to 5 डिग्री सेल्सियस की रेंज में, ठीक है। अब ये क्योंकि स्टेबल है तो दिस कैन एक्ट एज अ वेरी गुड इंटरमीडिएट। आप इससे काफी सारी रिएक्शंस करवा सकते हैं। सो वी विल डू ऑल दोज रिएक्शंस which can be helpful in this case, right? So let's do those reactions। तो अगर हम इस चीज को देखें, और ये कंपैरिजन हमने थोड़ी देर पहले भी किया था कि अगर आप ये एलिफैटिक अमीन ले लेते हैं जो कि प्राइमरी होता है, तो वो तो NaNO2HCl से रिएक्ट करने के बाद सिंपली क्या बना देता है? अल्कोहल बना देता है, क्योंकि वो जो डायazonium बन रहा है वो इतना स्टेबल नहीं, तो वहां तो अल्कोहल फॉर्मेशन हो जाता है इस केस में। लेकिन फिर भी यू कैन से देयर इज इंडीड रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाई दिस benzene diazonium chloride is more stable, so you can of course mention कि यहाँ पे क्या हो रहा है? रेजोनेंस, राइट। सो अगर आपसे पूछा जाए बेंजीन डायazonium क्लोराइड स्टेबल किस वजह से है, तो इट इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। अगर आपके पास Rn2+ हो तो रेजोनेंस का तो स्कोप ही नहीं है ना यहाँ पे, so this is not stabilized by resonance। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा सा हम ध्यान में रखें। और अब इसको अगर हमने इंटरमीडिएट की तरह यूज किया तो इससे हम क्या क्या चीजें ऑब्टेन कर सकते हैं वो भी हम देख सकते हैं। सो बेसिकली इफ वी कीप ऑन गोइंग, तो आप देखिए कि हमारे पास ये एक बहुत ही अच्छे इंटरमीडिएट के फॉर्म में यूज होने वाला है। और कौन कौन सी रिएक्शंस हैं वो हम देखेंगे। उससे पहले कुछ प्रॉपर्टीज जो हैं बेंजीन डायazonium क्लोराइड की वो हम स्टडी कर लेते हैं। सो देयर आर सम प्रॉपर्टीज व्हिच हैव टू बी रिमेंबर्ड। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं वो देखिए आप। सो पहली प्रॉपर्टी है कि इट इज अ कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड। प्लीज रिमेंबर दिस, इट इज अ कलरलेस crystalline solid। Okay, this is the first thing। The second thing is it is readily soluble in water। तो ये हम याद रखें, readily soluble in water। The third thing is
it decomposes easily in dry state. So it decomposes easily in dry state. And now we have so there is a special case जब हमारे पास benzene diazonium fluoroborate है. Okay, so there is benzene diazonium fluoroborate. ये क्या हो गया? ये ऐसा कुछ हुआ कि हमारे पास N2 प्लस तो है ही, लेकिन साथ में हमने BF4 माइनस रखा है. तो ये चीज आप याद रख सकते हैं, इट इज वाटर insoluble. ठीक है, so this is water insoluble and of course it is stable at room temperature also. तो ये दोनों चीजें थोड़ी सी अलग हैं बाकियों से कि ये स्टेबल भी है रूम टेम्परेचर पे, और जैसे हम देख रहे थे जनरली सॉल्युबल होता है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, तो ये सॉल्युबल नहीं है अगर हम बेंजीन डाइएजोनियम फ्लोरोबोरेट की बात करते हैं. ठीक है, तो ये चीज भी आप ध्यान में रख सकते हैं. अब अगर रिएक्शंस की बात करें तो रिएक्शंस हमारे पास बहुत सारी हैं, और रिएक्शन को आप देखिए कि आप किस किस तरीके से यू कैन रिमेंबर और यू कैन काइंड ऑफ यूज टू फॉर्म वेरियस प्रोडक्ट्स. सो आई मेक अ काइंड ऑफ फ्लो चार्ट कि आपके पास सपोज कीजिए बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है. ठीक है, और अब आपने उसको यूज करना स्टार्ट किया. यू स्टार्टेड विद Cu2Cl2. ठीक है, आपके पास Cu2Cl2 with HCl है, एंड you will form basically a PHCl along with N2. ठीक है, यही चीज आपने Cu2Br2 के साथ भी ट्राई की. तो Cu2Br2 वहां पे आपने HBr यूज कर लिया, तो वो PHBr बना देगा, यानी ब्रोमो आपके पास बेंजीन आ जाएगा. N2 गैस तब भी रिलीज होगी. और अगर आपने सेम चीज CuCN के साथ ट्राई की along with some KCN, so you will see the formation of PHCN, and of course there is N2 gas formation. ये जो reaction है, this set of reaction is called Sandmeyer reaction. So this reaction is called Sandmeyer reaction. So this is Sandmeyer reaction, and इनसे हमें क्लोरीन या ब्रोमीन को इंट्रोड्यूस करने में हेल्प हो रही है. And of course we can introduce cyanide in the similar way. ठीक है, अच्छा एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है, इन्हीं रिएक्शन को करने का एक और तरीका भी है. वो एक और तरीका क्या है कि आपने कॉपर पाउडर यूज किया है और साथ में HCl लिया है. सो इफ यू हैव से कॉपर एंड देन वी हैव HCl, तो उस टाइम पे अगर आप देखेंगे तो वहां पर हम HCl को यूज करें तो दैट विल गिव यू एसेंशियली द सेम थिंग. उसमें प्रोडक्ट में डिफरेंस नहीं आने वाला. या कॉपर पाउडर विद HBr यूज करेंगे, यू विल गेट PHBr प्लस N2. द थिंग इज, क्योंकि वो अलग तरीका आप यूज कर रहे हैं, वो गेटरमैन रिएक्शन. ठीक है, तो ये रिएक्शन गेटरमैन रिएक्शन है. एंड ऊपर जो हमने रिएक्शन कंसीडर की थी वो रिएक्शन कौन सी है, वो सैंडमेयर रिएक्शन है. और यील्ड की अगर बात करें, if we talk about yield, so the yield is better in Sandmeyer reaction. Please remember this. Okay, तो कौन सा मेथड एक बेटर मेथड है प्रिपेयर करने के लिए, वो certainly है Sandmeyer method. So this has to be remembered. अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज है कि हमने ये जो कॉपर वाली ये जो सैंडमेयर रिएक्शन और गेटरमैन रिएक्शन, इससे क्या प्रिपेयर नहीं किया है वो बड़ा जरूरी है याद रखना. तो इससे हमने आयोडीन या फ्लोरीन इंट्रोड्यूस नहीं किया है. ठीक है, तो प्लीज रिमेंबर दिस फैक्ट कि आयोडीन एंड फ्लोरीन हैव नॉट बीन इंट्रोड्यूस्ड येट. तो उनको इंट्रोड्यूस करने के लिए लाइक इधर गो अहेड विद KI. तो आप KI से रिएक्शन कराओगे तो यू विल गेट बेसिकली PHI प्लस N2. ठीक है, तो अगर हमने KI से रिएक्शन कराई है तो ये चीज मिल जाएगी. ऑफ कोर्स देयर विल बी KCl आल्सो. And then if you want to use the fluorine, अगर आप फ्लोरीन इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, you have to use HBF4. ठीक है, फ्लोरोबोरिक एसिड आपको यूज करना पड़ेगा. और ये जब आप यूज करोगे तो आपको मिलेगा N2 प्लस BF4 माइनस, जो कि हमने देखा था वाटर इंसॉल्युबल भी है और रूम टेम्परेचर पे स्टेबल भी है. इसको अगर आप फर्दर हीट कर देंगे
If you heat it further, you will get something like fluorobenzene along with BF3 and N2. तो ये तरीके हो गए अगर आपको आयोडीन और फ्लोरीन को भी इंट्रोड्यूस करना है बेंजीन रिंग पे, ठीक है। तो सैंडमेयर और जो गेटरमैन है उससे हमें फ्लोरीन और आयोडीन नहीं मिल रहे थे, लेकिन अगर ये हम तरीका यूज करेंगे, के आई यूज करेंगे, तो हम आयोडीन को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, और HBF4 यूज करने के बाद अगर हमने हीट कर दिया तो वी कैन ऑब्टेन फ्लोरीन ऑल्सो, फ्लोरोबेंजीन ऑल्सो। अच्छा, और अगर रिएक्शन देखें, सपोज करो अगर हम सिंपल H ही लगाना चाहें तो क्या होगा। तो अगर हमारे पास बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड है और आप उसकी रिएक्शन करा देते हैं से H3PO2 हाइपोफॉस्फोरिक एसिड से, अगर आपने हाइपोफॉस्फोरस एसिड से अगर आपने रिएक्शन करा दी, तो हाइपोफॉस्फोरस एसिड इस केस में खुद को क्या करेगा, खुद को ऑक्सीडाइज कर लेगा और इसे रिड्यूस कर देगा। हाइपोफॉस्फोरस एसिड, यू नो, इट इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, आपने पी ब्लॉक में जरूर पढ़ा होगा। इसमें 2 pH बॉन्ड है जिसको इसकी रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ के लिए कंसिडर किया जाता है। तो वो खुद को बना लेगा H3PO3, यानी कि खुद को बना लिया उसने, फॉस्फोरस एसिड में कन्वर्ट कर लिया, और इसको किस में कन्वर्ट कर दिया उसने, मतलब इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, सिंपली बेंजीन रिंग में कन्वर्ट कर दिया। ऑफ कोर्स देयर इज N2, ऑफ कोर्स देयर इज HCl, वो सब तो बनेंगे ही। तो ये सारी चीजें यहाँ पर होती रहेंगी। अच्छा, सेम चीज आपको इथेनॉल से भी मिलेगी। इफ यू हैव C2H5OH, अगर आप वो यहाँ पे यूज करेंगे, यू विल सी द फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन रिंग इन दिस केस, एंड इथेनॉल विल बी कन्वर्टेड टू इथेनॉल। तो C2H5 को अगर आप देखें तो ये CH3 C double bond OH, and yes, N2 and HCl will of course be there. तो ये रिएक्शंस भी यहाँ पर हो जाएंगी। तो ये यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह दोनों चीजें एक्ट कर रही हैं, H3PO2 भी, और जो आपने इथेनॉल यूज किया है वो चीज भी, ठीक है। एंड if someone asks you what is the method to prepare phenol from it, that should not be difficult. आप सिंपली किसे यूज कर लीजिए, आप BDC जो था, बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड जो था, उसके साथ आप वाटर से रिएक्शन करा दीजिए। तो N2 प्लस Cl माइनस के साथ, बस जैसे ही आपने वाटर से रिएक्शन कराया, you will be getting phenol. Yes, this N2HCl, this has to be right. तो ये चीज भी आप यहाँ पे ध्यान में रख सकते हैं। एंड देन देयर इज वन रिएक्शन जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। वो क्या रिएक्शन है, अगर नाइट्रो ग्रुप आप ऑब्टेन करना चाहते हैं तो क्या करेंगे। तो उसके लिए आप पहले HBF4 से रिएक्शन कराइए। HBF4 से रिएक्शन कराने पे क्या होगा, N2 प्लस और BF4 माइनस, इसको देखा था हमने स्ट्रॉन्ग हीटिंग करने पे तो फ्लोरोबेंजीन बन गया था। लेकिन अब आप इसकी रिएक्शन कराइए NaNO2 विद कॉपर पाउडर, तो और हीटिंग के साथ, तो ये अगर आपने रिएक्शन कराई, सो यू विल ऑब्टेन नाइट्रोबेंजीन। तो नाइट्रोबेंजीन मिल जाएगा, N2 मिल जाएगा, एंड ऑफ कोर्स देयर इज NaBF4, ये सब भी हमें मिल जाएगा। तो ये सारे तरीके हैं जब हमने बेंजीन डाइसोनियम कार्बोकेटायन या बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड जिसे हम बोल रहे हैं, उस पे आपने फ्लोरीन, आयोडीन, इनको अलग तरीके से लगा लिया। क्लोरीन ब्रोमीन के लिए सैंडमेयर और गेटरमैन यूज कर लिया आपने। ऑफ कोर्स उसको बेंजीन बनाने के लिए रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे हाइपोफॉस्फोरस एसिड को यूज कर लिया या फिर इथेनॉल को यूज कर लिया। और जब आप चाहते थे कि NO2 ऑब्टेन हो जाए तो पहले आपको फ्लोरोबोरिक एसिड से रिएक्शन करानी पड़ेगी, उसके बाद वो भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने सीखी, एंड यस, इट इज इंडीड क्लियर कि हम इन सब चीजों को एरोमेटिक रिंग पे, मैंने बेंजीन के रिस्पेक्ट में सारी रिएक्शंस आपको बताई हैं, लेकिन किसी भी एरोमेटिक रिंग पे हम किस तरीके से ये वाले सारे प्रोडक्ट्स हम ऑब्टेन कर सकते हैं, ये वाले सारे ग्रुप्स हम लगा सकते हैं। So this is a very useful thing about this benzene diazonium chloride, और डायरेक्टली एराइल फ्लोराइड, एराइल आयोडाइड, इनको बनाना बड़ा मुश्किल है। सिमिलरली CN ग्रुप को भी आप नहीं ला सकते, और ये तरीका अगर हम यूज करेंगे तो ऑफ कोर्स ये सारी चीजें हम बहुत बढ़िया से ऑब्टेन कर सकते हैं।
अच्छा, एक चीज जो हमें ध्यान रखनी है वो क्या है कि आप ये देखिए, वाटर से हम जो रिएक्शन कराएंगे, अभी हमने क्या बोला कि 0 से 5 डिग्री सेल्सियस तक ये स्टेबल रहता है, राइट। तो अगर आप इसकी रिएक्शन वाटर से कराना चाहते हैं, इफ यू वांट टू गो अहेड विद वाटर, यू हैव टू रेज द टेम्परेचर टिल 10 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो 10 डिग्री सेल्सियस या 283 केल्विन तक आप इसको थोड़ा सा यूज हीट करेंगे, हल्का सा, मतलब बहुत माइनर सा ही है वो, अगर हम करेंगे तो ही हमें ये फिनॉल ऑब्टेन हो पाएगा। ये चीज भी हमें याद होनी चाहिए। एंड ऑफ कोर्स द लास्ट थिंग अबाउट दिस पार्ट इज कि कुछ ऐसी रिएक्शंस भी हैं जहां पे ये डाई एजो ग्रुप रिटेन रहा है, वहां पे N2 चला नहीं गया है। तो इस ये कैसी रिएक्शन है, सपोज कीजिए आपने BDC को यूज किया विद फिनॉल, ठीक है, तो आप देखिए कि इवेंचुअली दिस पार्ट N2 प्लस है इस पे, तो दिस कैन बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल, दिस कैन बिहेव एज ए न्यूक्लियोफाइल, और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं कपलिंग रिएक्शन। तो कपलिंग रिएक्शन कैसे हुई कि आपने पैरा पोजीशन पे एक बेसिकली डाई एजो कंपाउंड बना दिया है, एंड दिस इज इंडीड ऑरेंज कलर डाई, ठीक है। और आपसे कंडीशन पूछी जा सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनिलीन में अलग कंडीशन होती है और फिनॉल में अलग कंडीशन होती है। दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट इन बेसिक कंडीशन, प्लीज रिमेंबर इट। लॉजिक उसका क्या होता है, लॉजिक होता है कि फिनॉल खुद से बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड नहीं होता, तो हम OH माइनस यूज करके उसके H प्लस को हटा देते हैं, उसको एक्टिवेट कर देते हैं थोड़ा सा ज्यादा, ठीक है, ये लॉजिक होता है। और सिमिलरली इफ वी, ऑरेंज को ऑरेंज से लिखना चाहिए था टेक्निकली, बट कोई बात नहीं। और if we go ahead with this benzene diazonium carbocation और क्लोराइड, so we see कि अगर आप इसमें एनिलीन यूज करते हो, if you want to use aniline in it, तो एनिलीन यूज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एसिडिक मीडियम यूज करना पड़ेगा। अब वो क्यों नेसेसरी है, क्योंकि एनिलीन तो खुद इतना रिएक्टिव है ना कि अगर आपने उसको H प्लस नहीं बेसिकली लगाया तो वो तो नाइट्रोजन से ही अटैच कर लेगा, ठीक है। तो वहां पे हमें H प्लस यूज करना पड़ता है ताकि उसके नाइट्रोजन की एक्टिविटी को थोड़ा सा कम किया जाए, एंड दिस आई हैव इंटेंशनली मेड इट लाइक दिस बिकॉज दिस इज अ येलो डाई, ठीक है। तो ऊपर क्या बना, ऊपर बना पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन, दिस इज व्हाट, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, राइट, जिसको ऑरेंज डाई भी बोला जाता है। और ये बना पैरा अमीनो, इसको हम पैरा अमीनो एजोबेंजीन बोलेंगे। ये बन गया पैरा अमीनो एजोबेंजीन, जिसको आप येलो डाई भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये एक क्रिस्प सा ओवरव्यू था पूरे चैप्टर के बारे में, अमीन के बारे में, कि कौन कौन सी रिएक्शंस होती हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, किस तरीके से क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। तो हमने पूरी चीजों को कवर करने की कोशिश की। आई हैव कंपाइल्ड सम क्वेश्चंस। देखिए, इनके परसेंटेज के बारे में पूछा जा रहा है, बिल्कुल सिंपल रिएक्शन, और ये सारे क्वेश्चन जेई मेन 2020 और 21 के ही हैं। कितना सिंपल क्वेश्चन आया है। तो सबसे हाईएस्ट यील्ड सी की थी, फिर मेटा वाले की बारी थी, और फिर ऑर्थो वाला यानी CBA, बिल्कुल सिंपल सा ऑर्डर। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर। अगर हमसे पूछा जाए कि ये फर्स्ट रिएक्शन कराई है हमने, फर्स्ट रिएक्शन कराई तो N2 प्लस, अब N2 प्लस मिल गया, लेकिन आगे क्या रिएक्शन होगी, तो आगे एनिलीन का ही तो डेरिवेटिव है ये। तो ये आप बोल सकते हैं कि जो येलो डाई हमें मिल रही थी, बिल्कुल वैसा ही केस हो गया, और यहाँ पर ये हमें फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो X तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड ही हो गया, और ये Y हो गया हमारे लिए। देखिए कितने सिंपल क्वेश्चंस आए हैं, कोई अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन से कुछ मिला, ए मिला बिल्कुल, जो कि ये रिएक्शन शो कर रहा है, यानी प्राइमरी अमीन मिला होगा पक्का, ठीक है। तो प्राइमरी अमीन मिला है तो इसको तो हम हटा ही सकते हैं। और आगे ये कैसा टेस्ट हो गया, कार्बिल अमीन रिएक्शन हो गई। कार्बिल अमीन में क्या बनता था,
नाम में ही समझ आ रहे हैं एनसी बनना चाहिए, तो बी तो पक्का ये है। अगर बी पक्का ये है तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो ये वाला ऑप्शन है, कि शुरू में हमें एनिलीन मिला और बाद में आइसोसाइनाइड मिल गया। बिल्कुल सिंपल सिंपल। देखिए, द नंबर ऑफ अमीन्स विच कैन बी सिंथेसाइज्ड, कौन से नहीं किए जा सकते थे, याद कीजिए, जो प्राइमरी 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 सारे हैं, लेकिन ये एरोमेटिक आ गया ना, तो एरोमेटिक तो हम कर ही नहीं पाते थे गैब्रियल थैलेमाइड से। तो ऐसे बिल्कुल इस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं जो कि बहुत सिंपल से क्वेश्चंस हैं, ये जज करने के लिए कि हम चैप्टर को कितना अच्छे से समझ पाए। ठीक है, तो आपको कोशिश करनी है। ये 2 क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ऑफ कोर्स यू ट्राई दीज क्वेश्चंस। दैट्स इट। अगली वीडियो में हम फिर से मिलते हैं किसी नए चैप्टर के साथ। एंड अगेन प्लीज कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। आई थिंक दिस कंटेंट, the whole idea behind this is to deliver you quality content in a very crisp manner and in a manner जो कि आपकी जेई प्रेपरेशन को बूस्ट करेगा। So keep watching us and thank you. Bye bye. Take care.